जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपको PK2 एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का पार्ट 3 होने वाला है। दोस्तों, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ों को बताया था, जिसमें पार्ट 2 में हम आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा इसका रिलेटेड सारा फैक्ट को बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज के वीडियो उसी से आगे करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी अणु में एक परमाणु या एक से देखिए दोस्तों, एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु एक दूसरे परमाणु के साथ बदल जाता है, मतलब प्लेस को चेंज कर लेता है। बदलने का मतलब एक जगह से दूसरी ओर आपस में प्लेस को चेंज कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, AgNO3 यहाँ पे है, प्लस में HCl, ये दोनों रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? देखिए दोस्तों, Ag जो था Cl लेके, देखिए यहाँ AgCl यहाँ का स्थान चेंज किया। यहाँ Ag के साथ कौन है? NO3, लेकिन यहाँ क्या होगा? Ag के साथ Cl आ गया, और फिर H के साथ जिसमें पहले Cl था उसमें क्या है? NO3। मतलब ये इस रिएक्शन में क्या है? ये दोनों आपस में अपना स्थान को चेंज कर लिया। इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो कॉपर धातु विस्थापित हो जाता है। इस एग्जाम्पल को हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, Fe था, CuSO4 कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करके ही फेरस सल्फेट बना देता है और Cu बाहर कर लेता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टैंड है, ठीक है, ये प्रकनली है। ठीक है, प्रकनली में हम लोग क्या लिए हैं? लोहे को कील लिए हैं दोस्तों। ठीक है, लोहे को कील है, और जो ये सब जो है दोस्तों, ये सब देख रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, जिसका कलर क्या होता है? नीला होता है। जैसे ही डालें तो क्या होगा दोस्तों? इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालते हैं, तब कुछ समय के बाद देखेंगे दोस्तों कि लोहे का कील जो होता है वो पतला हो जाता है। ठीक है, और इस पतला होने के बाद दोस्तों लोहे के कील में भूरे रंग का परत बन जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लेट विलयन में डालेंगे, लोहा धीरे धीरे पतला होगा। पतला होने के बाद क्या होगा? इस पर भूरे रंग का परत बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको कॉपर धातु होता है। वो परत क्या होता है? वो परत कॉपर धातु होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में क्या होता है? लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। जो लोहा जो होता है दोस्तों, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण वह कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है। कॉपर को यहाँ जो होता है दोस्तों, आपसे बैठा देता है, और खुद क्या होता है? आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है। जब आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा दोस्तों, तो इसका कलर जो होता है हल्का सा हरा हो जाता है दोस्तों। तो इसी माध्यम से कह सकते हैं कि कॉपर के यहाँ अवक्षेप बन जाता है, और जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। ये पूरा कॉपर को यहाँ अवक्षेप बना देता है, और यहाँ पर फेरस सल्फेट का निर्माण कर लेता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दोस्तों, जो मैंने आपको पिक्चर में समझाया उसको हम यहाँ लिख दिया है दोस्तों, तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। जब लोहे को कील के कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तब कुछ समय बाद कील पतली हो जाती है। कील पतली हो जाती है और उस पे भूरे रंग का परत बन जाता है। बताया था दोस्तों, परत बन जाता है। वो परत क्या होता है? परत कॉपर धातु का ही होता है। ठीक है, और अभिक्रिया में लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने के बाद खुद आयरन सल्फेट बना लेता है।
जिसका रंग हल्का हरा होता है दोस्तों। तो ये था इक्वेशन। जैसे FeS होता है कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट को विस्थापित करके आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है। कॉपर सल्फेट विस्थापित कर लेता है और यहाँ खुद आयरन सल्फेट बना लेता है। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए दोस्तों, द्विविस्थापन इसका नाम से ही क्लियर है। द्वि मतलब क्या होता है, दो। विस्थापन मतलब क्या होता है दोस्तों, अदला बदली अभिक्रिया। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपना आपस में स्थान बदल ले, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो ही रहेगा दोस्तों, दो ही यौगिक रहेगा, दो ही कंपाउंड रहेगा जो आपस में स्थान बदलेगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से। जो बताएं दोस्तों, दो आयन आपस में स्थान बदल लेता है, बस दो ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि द्वि मतलब दो ही होता है, दो ही यौगिक आपस में स्थान बदलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, NaSO4 जिसको कहते हैं सोडियम सल्फेट कहते हैं। जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड जिसका BaCl2 होता है, फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो क्या कहता है, BaSO4 को विस्थापित करके, मतलब NaSO4 यहाँ BaSO4 बेरियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम को विस्थापित करके बेरियम सल्फेट बना लेता है और साथ में 2NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये बना लेता है। यहाँ देखिए दोस्तों, Na था, SO4 था, ठीक है। यहाँ क्या क्या, ये दोनों आपस में स्थान बदल लिया, दो ही था, दो आपस में स्थान बदल लिया, बाकी सब वही है। जो Na था यहाँ पे तो BaSO4 आ गया, फिर जो यहाँ पे Na था मतलब यहाँ Ba था, वहाँ Na आ गया। तो दो यौगिक अपना स्थान बदल लिया, इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, बेरियम सल्फेट जो होता है, बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। यहाँ बेरियम सल्फेट जो होता है दोस्तों, इसमें जब करने में इसमें व्हाइट सा इसका डस्ट रहता है, जिसको क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिएक्शन होता है अवक्षेपीय अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो किसको कहेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो उसको हम लोग अवक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आता है अपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों ये तीनों नाम एक ही होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होता है, या तो ऑक्सीजन की कमी होगा या हाइड्रोजन में वृद्धि होगा। उसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको कैसे डेफिनेशन रहेगा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, O2 निकलती है, मतलब कमी होता है, और हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है, बड़ा होता है। तो क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे ZNO है जिसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं। कार्बन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्सीजन से अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। दोस्तों यहाँ देखिए, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाता है, हट जाता है और जल बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जल कहेंगे। ये कॉपर निर्माण करता है, इसी अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब आता है अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता था, और वो ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन की कमी होता था, और यहाँ अनऑक्सीकरण में मतलब उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और
या ऑक्सीजन की वृद्धि होगा या हाइड्रोजन निकलेगा, उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, या तो ऑक्सीजन की जुटेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुट जाता है दोस्तों। यहाँ भी देखिए, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो कॉपर डाइऑक्साइड बनाते हैं, यहाँ ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन जुट जाता है। और इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, ऑक्सीजन मतलब ये निकल जा रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, कॉपर को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, Cu+H2O बनता है, यहाँ हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा, इस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी क्या कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलते उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जल के साथ साथ ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी का जस्ट अपोजिट होता है। तो क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा नहीं निकलती उसको ऊष्माशोषी, शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण हो गया, मतलब ऊष्मा नहीं निकलेगा, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaOH2 जिसको बेरियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फिर 2NH4Cl जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें ऊष्मा रहता है, उसमें उस हीट के साथ इस अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऊष्मा नहीं निकलेगा, इसी को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट दोस्तों, संक्षारण क्या कहते हैं। संक्षारण के बारे में पढ़ते हैं। किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खराब हो जाना या उसके गुणों में परिवर्तन होना ही संक्षारण कहलाता है। संक्षारण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके वो धातु को खराब कर दे या तो उसकी क्वालिटी, उसको गुण में परिवर्तन कर दे, जिसको संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, लोहे में जंग लगना है। ठीक है, और लोहे में जंग कैसे लगता है, क्या उसका कंडीशन होता है। तो लोहे में जंग लगने के लिए हवा की उपस्थिति और जल की उपस्थिति, दोनों की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है, जिसमें लोहे में जंग लग जाता है। अब बताएं जंग लगने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Fe+H2O फिर Fe+H2O इंटू 3O2 मिलके 2Fe2O3 इंटू H2O, ये जंग का सूत्र होता है। ये सब करके लग जाता है, जिस जंग का सूत्र होता है। अब आता है जंग लगने से कैसे बचाया जाए। तो लोहे को वस्तुओं को बहुत तरीके से बचा सकते हैं जंग लगने से। जैसे क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को या तो पेंट कर देंगे जिससे जंग नहीं लगेगा, या लोहे की वस्तुओं के ऊपर ग्रीस या तेल लगा देंगे जिससे जंग नहीं लगेगा, या फिर हवा तथा जल से बचा कर रखेंगे तो जंग नहीं लगेगा। धातु पर तांबे की परत चढ़ा देंगे तो जंग नहीं लगेगा, या फिर गैल्वेनीकरण द्वारा रखते हैं। गैल्वेनीकरण क्या होता है, किसी धातु के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ा कर जंग लगने से बचाया जा सकता है, उसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रोमोप्लेटिंग द्वारा। ये क्या होता है, किसी धातु के ऊपर क्रोमियम धातु की परत चढ़ा कर उसको जंग लगने से बचाना है, क्रोमोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है, ये सब क्यों करते हैं दोस्तों, ये सब इसलिए करते हैं ताकि जल और हवा के संपर्क को तोड़ा जा सके, जिसके कारण जंग नहीं लगे और बचा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है विकृत गंधिका। विकृत गंधिका क्या होता है, किसी खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या बदबूदार पदार्थ में बदल जाना विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई भी चीज़ खराब हो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कोई चीज़ खराब हो जाता है, उसको विकृत गंधिका कहते हैं। इसको कैसे बचाएंगे खराब होने से,
खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में कम ताप में रखेंगे, इससे बचा सकते हैं। या तो पदार्थ का निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन के वातावरण में रखें जिससे खराब नहीं होगा। जैसे चिप्स की थैली में गैस में आता है दोस्तों, कोई क्यों रखता था, क्योंकि उस खराब होने से बचाया जाता है। ठीक है, फिर आता है पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट डालें, इससे वो खराब नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर हम लोग का चैप्टर 1 जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये फिनिश होता है। अब कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।